नमस्कार, हरियाणा न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ केशव कुमार और स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम हरियाणा डायरी में। शुरुआत करते हैं पहली खबर के साथ। बिजली के दाम तेजी से बढ़े हैं। अब जितनी ज्यादा बिजली इस्तेमाल होती है उसकी यूनिट भी उतनी ही महंगी होती जाती है, लेकिन हरियाणा के अनुसूचित जाति और पिछड़े वर्ग की धर्मशालाएं इस संकट से पार पा सकते हैं। आज हम आपको हरियाणा सरकार की एक ऐसी स्कीम के बारे में बताने जा रहे हैं जिसमें 75% की सब्सिडी मिलती है। देखिए रिपोर्ट। धर्मशालाओं की छत पर सोलर पावर प्लांट। राज्य सरकार देगी 75% तक सब्सिडी। बिजली चोरों के खिलाफ सख्त अभियान। मनोहर सरकार ने हरियाणा में अनुसूचित जाति और पिछड़े वर्ग की धर्मशालाओं की छतों पर लगाए जाने वाले सौर ऊर्जा संयंत्रों पर 75% सब्सिडी देने का फैसला लिया। सौर ऊर्जा को वैकल्पिक ऊर्जा के रूप में बढ़ावा देने के लिए ये मनोहर कदम उठाया गया। इसी तरह सामाजिक संस्थाओं के भवनों को भी 50% सब्सिडी दी जाएगी। सोलर पे भी हमने ऐसा कुछ करा है कि अभी हमने थोड़े दिन पहले फैसला करा है कि जैसे सोलर पंप है ऐसे सोलर हमने जो हाउस रूफ टॉप पे हमने लोगों को दिए हैं। जैसे सोशल इंस्टीट्यूशन है, इनमें धर्मशालाएँ आ गई, छोटे मोटे और इस तरीके के जो सोशली जुड़े हुए मामले हैं, उसमें बीसी और SC के लिए हमने ये करा है कि 5 किलोवाट तक का जो रूफ टॉप सोलर लगेगा उसमें हम 75% सब्सिडी देंगे, और जो जनरल कैटेगरी में लगेगा उसके लिए हम 50% सब्सिडी दे रहे हैं, पर ये 5 किलोवाट तक की होगी। जैसे आप समझो कि 600 यूनिट तक आदमी वो फ्री है, जिसका कोई नहीं, अगर उसने बिजली उसका रेगुलर चल रही है तो उसमें 600 यूनिट कट जाएंगे। एक बहुत बड़ा रिलीफ है जो सरकार ने दिया है। जगमग योजना में अब तक हमारे जितने हरियाणा में 6307 गाँव हैं टोटल, उन 6307 गाँव में आप ये समझो कि अब तक हम 5700 के करीब गाँव में 24 घंटे बिजली। बिजली मंत्री चौधरी रणजीत सिंह ने कहा कि सामाजिक संस्थानों के भवनों पर राज्य सरकार 50% वित्तीय सहायता देगी और शेष 50% खर्च लाभार्थियों संस्थानों को वहन करना होगा। बिजली मंत्री ने कहा कि हमारा गांव जगमग गांव योजना के प्रति भी लोगों में जागरूकता आई है। जनता का सहयोग भी जरूरी है। बिजली विभाग भी बिजली चोरी रोकने के लिए निरंतर अभियान चला रहा है। बिजली चोरी के खिलाफ अभियान 2019-20 में 1,71,688 परिसरों में चेकिंग, 45,394 बिजली चोरी के मामले पकड़े गए, 138.79 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया गया, 92 करोड़ 94 लाख रुपए की राशि वसूली गई। 2020-21 में 2,26,213 परिसरों में चेकिंग, 73,524 बिजली चोरी के मामले पकड़े गए, 245 करोड़ 71 लाख रुपए का जुर्माना, 131 करोड़ रुपए की राशि वसूली गई। 2021-22 में 3,12,102 परिसरों में चेकिंग, 75,839 बिजली चोरी के मामले पकड़े गए, 272 करोड़ 23 लाख रुपए का जुर्माना, 132 करोड़ 53 लाख रुपए की राशि वसूली गई। कुल 357 करोड़ 17 लाख जुर्माने के रूप में वसूले गए। बहरहाल सामाजिक संस्थाओं में अब बिजली भी बनेगी और वो भी बिना प्रदूषण फैलाए। राज्य के अनुसूचित जाति और पिछड़ा वर्ग की धर्मशाला को ऐसे प्लांट लगाने के लिए 75% की सब्सिडी भी मिलेगी। सिरसा जिले के कई गांव सेम से प्रभावित हैं। इन्हीं गांवों के किसानों ने मुख्यमंत्री मनोहर लाल से मदद की गुहार लगाई, जिसके बाद मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने तुरंत एक्शन लेते हुए किसानों को 100 करोड़ की राशि जारी कर दी। इससे खुश होकर किसान सीएम मनोहर लाल का आभार जताने के लिए चंडीगढ़ पहुंचे। देखिए रिपोर्ट। हरियाणा में जब से मनोहर सरकार बनी है,
तब से प्रदेश में किसानों के उत्थान के लिए तरह तरह की नई योजनाएं चलाई जा रही हैं। किसानों को जो भी समस्याएं आ रही हैं, उनको मनोहर सरकार जल्द से जल्द दूर कर रही है, ताकि प्रदेश का किसान खुशहाल रहे। इसी कड़ी में प्रदेश के कुछ हिस्सों में किसान सेम की समस्या से जूझ रहे हैं। किसानों के खेत सेम से प्रभावित होने के कारण उन खेतों में कोई फसल पैदा नहीं हो रही। खेत लायक भूमि पूरी तरह से बंजर हो चुकी है, जिस कारण परेशान किसानों के सामने रोजी रोटी का संकट आ खड़ा हुआ है। प्रदेश के सिरसा जिले में कई गांव ऐसे हैं जो पूरी तरह से सेम से ग्रस्त हो चुके हैं। यहाँ भूमिगत पानी का स्तर केवल 2 फुट है और बरसात के सीजन में तो पानी खेतों की सतह पर रहता है। ऐसे में न तो फसल होती है और न ही कोई अन्य काम। करीब 17 गांवों की करीब 22,000 एकड़ जमीन बंजर हो गई है। सिरसा के नाथुसरी चौपटा तहसील के अंदर आने वाले गांवों के किसानों के सामने तो एक बड़ा संकट आ खड़ा हुआ है। इसी संकट को दूर करने के लिए ये किसान चंडीगढ़ पहुंचे और सीएम मनोहर लाल को अपनी परेशानी बताई, जिसके बाद सीएम मनोहर लाल ने इन किसानों का दुख दर्द समझते हुए 100 करोड़ रुपए जारी कर दिए, जिसके जरिए सेम की समस्या का निपटान शुरू हो गया। इसी कारण सिरसा के किसानों ने सेम प्रभावित क्षेत्रों के समाधान के लिए मुख्यमंत्री का धन्यवाद किया। हमारे जो सेमग्रस्त इलाका है लगभग 30 सालों से इफेक्ट था और करीबन 20,000 एकड़ भूमि जो बंजर पड़ी थी। हमारे सीएम साहब सिरसा दौरे पे थे जब, तो इन्होंने अनाउंसमेंट की थी उस टाइम 2019 में कि हम ये सेमग्रस्त इलाका ठीक करेंगे और इसको सेमग्रस्त को ख़त्म कर देंगे। वो अब हल हो चुकी थी, लगभग उस पर 100 करोड़ रुपए का खर्च आएगा। एक वर्टिकल सेमग्रस्त का उनका कोई नाम दिया प्रोजेक्ट का, उन्होंने देकर वो एक बोरवेल ट्यूबवेल लगाकर उस पानी को सेम नाले में डाला गया है। तो वो 3 चरणों में पूरा होगा। अभी 4 गांवों में काम शुरू हो गया था, उसके बाद 10 गांव है, उसके बाद जो बकाया 5-6 गांव 17 गांवों की स्कीम है, तो लगभग 100 करोड़ रुपया खर्च आएगा। तो उसके बाद उस भूमि पर सभी प्रकार की फसलें होनी शुरू हो जाएगी। तो उसी के लिए आज उस गाँव के लोग हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का आभार प्रकट करने, धन्यवाद करने आए थे कि उन्होंने हमें रोजी रोटी, हमें बच्चों का पालन पोषण, जो उन्होंने हमारी सुरक्षा की है, उसके लिए हम आपका आभार प्रकट करते हैं। ये एलनाबाद विधानसभा क्षेत्र के ही ज्यादातर गांव है। चुनाव के दौरान भी आपके ये सामने पूरा ये समस्या आई थी। इसके अंदर एलनाबाद और सिरसा के 3 गांव पड़ते हैं और 17 गांव एलनाबाद के पड़ते हैं। लगभग 20 गांव के करीब का ये प्रोजेक्ट है और सभी गांवों में शुरू हुआ है। तो ये सरकार की 97 करोड़ 100 करोड़ के करीब जो ये परियोजना है, इससे किसान संतुष्ट है, मानते हैं? बिल्कुल बहुत संतुष्ट है। उन्होंने जब प्रोजेक्ट देखा है कि पानी निकलना शुरू हो गया और भूमि ठीक होने लगी है, उसके बाद ही वो आज प्रोजेक्ट, ये जो पहले चरण का जो प्रोजेक्ट है वो तो थोड़े ही समय में पूरा होने वाला है और ज़मीनों में इफेक्ट शुरू हुआ है। इसीलिए आज लगभग 30-35 जमींदार गांवों के सरपंच, मेंबर, वो सभी आज यहां आए हैं और उन्होंने सीएम साहब का आभार प्रकट किया है। मनोहर सरकार सबका साथ सबका विकास में यकीन रखते हुए प्रदेश में विकास की नई नई ऊंचाइयों को छू रही है। किसानों के साथ ग्रामीणों की समस्याओं को भी हरियाणा सरकार ने दूर किया, जिस कारण इन किसानों ने मनोहर सरकार का आभार जताया। सबसे पहले तो हम हरियाणा सरकार का माननीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी खट्टर साहब का धन्यवाद करने के लिए आए थे। हमारे इलाके सिरसा जिला में एलनाबाद हल्का और ख़ास तौर पर नाथुसरी चौपटा ब्लॉक के अंदर सेम की बड़ी भारी समस्या चली आ रही थी, जो वर्षों से चली आ रही थी। उसको समाधान करने के लिए ट्यूबवेल कनेक्शन लगवाए हैं और इन कनेक्शन को जो है कई गाँव में शुरू कर दिया गया है, कई गाँवों का अंदर काम चल रहा है। तो इसी को लेकर के हम पूरी टीम जो है यहाँ आज एलनाबाद हल्के के गांव से यहाँ पहुँचे थे धन्यवाद करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी का। लगभग 97 करोड़ रुपए की राशि जो है वो स्वीकृत की गई है माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा। और इसके अलावा जो मुख्य अनेक गाँवों की मांगे थी वो माननीय मुख्यमंत्री जी ने सभी से सलाह मशुरा करके, और 18 तारीख को सिरसा जा रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी, तो उन्होंने ये बातें कही हैं कि जो विकास के कार्य हैं, चाहे वहाँ पर उद्योग धंधे लगाने की बात हो या छोटे मोटे और काम हो सकते हैं विकास कार्यों को, सबका साथ और सबका विकास के एजेंडे के साथ उन्होंने करने की बात कही है। तो इस निर्णय का हम स्वागत करते हैं और हम आशा और पूर्ण भरोसा करते हैं कि हमारे कामों को जो है जल्द से जल्द पूर्ण करवाया जाएगा। आपको बता दें कि हरियाणा के सिरसा में 17 गांवों की 22,000 एकड़ के करीब भूमि सेमग्रस्त हो चुकी है। चौपटा क्षेत्र के गांव दड़बा, माखो सरोने,
शक्कर मनोरी और शाहपुरिया, नहराना, निर्बाण, लुधेसर, मानक दीवान, रूपाणा खुर्द, नारायण खेड़ा, गुड़िया खेड़ा, रूपावास, तरकावाली, कैरावाली सहित करीब 17 गांवों में सेम की समस्या है। इन गांवों की भूमि को सुधार करने के लिए 17 गांवों के लिए मनोहर सरकार ने 100 करोड़ की लागत से सोलर सबमर्सिबल पंप सेट योजना प्रोजेक्ट की शुरुआत की थी ताकि सिरसा जिले के ये गांव सेम मुक्त हो सकें। बाद में इस प्रोजेक्ट को हरियाणा के दूसरे हिस्सों में प्रयोग में लाया जा सके। फिलहाल इस प्रोजेक्ट के प्रथम चरण का काम पूरा होने को है और प्रोजेक्ट के बाकी दूसरे चरणों का काम भी जल्द से जल्द पूरा किया जा सकेगा। प्राकृतिक खेती के मॉडल को जन जन तक पहुंचाने के लिए हरियाणा सरकार लगातार काम कर रही है। इसी प्राकृतिक खेती के मॉडल को देखने के लिए गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल और गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत हरियाणा के कुरुक्षेत्र पहुंचे। इस दौरान हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने प्राकृतिक खेती के मॉडल पर गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत और गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल से विस्तार से चर्चा की। रिपोर्ट आप देखिए। हरियाणा सरकार लगातार जीरो बजट खेती यानी प्राकृतिक खेती को बढ़ावा दे रही है और तरह तरह की योजनाएं और कार्यक्रम चलाकर प्रदेश के किसानों को प्राकृतिक खेती के प्रति जागरूक कर रही है। प्रदेश में प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार बड़े बड़े फैसले लेकर न केवल किसानों की आय को बढ़ा रही है बल्कि राज्य के लोगों के स्वास्थ्य में भी सुधार लाने की कोशिश कर रही है और साथ ही भूमि की उर्वरक शक्ति भी बढ़ाने के लिए प्रयास कर रही है। आपको बता दें कि कुरुक्षेत्र जीरो बजट खेती के मामले में पूरे देश में गुरुकुल की भूमिका निभा रहा है। कुरुक्षेत्र जिले के गांव कैंथला में गुरुकुल कुरुक्षेत्र की 180 एकड़ भूमि पर गन्ना, सब्जियां और फलों की खेती की जा रही है। हरियाणा के अलावा दूसरे राज्य भी खेती की इस विधि को जानने के लिए यहाँ प्रशिक्षण लेते हैं। इसी प्राकृतिक खेती के मॉडल को देखने गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल कुरुक्षेत्र आए। इस दौरान हरियाणा के सीएम मनोहर लाल ने उनका स्वागत किया। इसके साथ ही गुजरात के राज्यपाल और कृषि मंत्री भी मौजूद रहे। कुरुक्षेत्र गुरुकुल में प्राकृतिक कृषि गौ संवर्धन पर कार्यशाला के बाद गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने बताया कि सभी ने महसूस किया कि आज प्राकृतिक खेती से रसायन खेती के मुकाबले उत्पादन कम नहीं होता है, अधिक उत्पादन होता है। जमीन की उर्वरक क्षमता में भी प्राकृतिक खेती से वृद्धि होती है। मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र भाई पटेल जी, वहाँ के कृषि मंत्री श्री राघव पटेल जी और अन्य उच्च अधिकारी कृषि यहाँ पधारे। इसी के साथ हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय मनोहर लाल जी और प्रदेश के कृषि मंत्री माननीय श्री जेपी दलाल जी और हरियाणा के बिजली एवं जेल मंत्री चौधरी रणजीत सिंह जी हमारे बीच में उपस्थित हुए और अनेक साइंटिस्ट और कृषि वैज्ञानिक वीसी प्राकृतिक खेती को देखने के लिए यहाँ खेत में पधारे और सबने अनुभव किया है कि प्राकृतिक खेती में रासायनिक खेती से उत्पादन कम नहीं होता, ज्यादा ही होता है। जमीन की उर्वरा शक्ति बढ़ती है, किसान की लागत शून्य हो जाती है, पर्यावरण बचता है, पानी का संरक्षण होता है। ये देसी गाय पर आधारित होने के कारण गाय का संरक्षण होता है और इसका आहार लेकर लोग स्वस्थ बनते हैं, किसान की आय बढ़ जाती है। भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का संकल्प कि भारत का किसान समृद्ध हो। इस मौके पर हरियाणा के कृषि मंत्री जेपी दलाल ने बताया कि प्राकृतिक खेती में किसान की कृषि लागत शून्य हो जाती है, पर्यावरण बचता है, जल संरक्षण होता है। प्राकृतिक खेती से आहार लेकर लोग स्वस्थ होते हैं। हरियाणा के लिए सौभाग्य है कि महामहिम राज्यपाल आचार्य देवव्रत जी, जिन्होंने देश के अंदर प्राकृतिक कृषि का बीड़ा उठा करके
किसानों की आमदनी बढ़ाने का, कृषि को बचाने का और हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो लक्ष्य दिया है उसका पूरा करने के लिए समर्पण भाव से जो काम कर रहे हैं। और उसी श्रृंखला में पूरी गुजरात सरकार, गुजरात के मुख्यमंत्री जी, वहाँ के कृषि मंत्री जी, वहाँ के अधिकारी सब आकर के इस दिशा में जो गुजरात ने क्या किया है और इस दिशा में हरियाणा ने क्या किया है, हमने सारी आदान प्रदान किया और मिलकर के नीतियां बना करके इस अभियान को कितना जल्दी हम कामयाब करें, ऐसी चर्चा आज हमने की है। और हमें पूरा विश्वास है कि ये एक जन आंदोलन बन चुका है और देश के किसान के लिए ये जो है प्राकृतिक कृषि एक जीवनदायिनी, मानवता के लिए अच्छा उत्पादन, अच्छा अनाज, अच्छे फल, अच्छी सब्जियां देने वाली और भारत के किसान की कायाकल्प करने वाला अभियान है। हम सब बता दें कि हरियाणा सरकार जीरो बजट खेती के लिए किसानों के लिए बड़ी बड़ी घोषणाएं कर चुकी है। राज्य सरकार जीरो बजट खेती करने वाले और एक गाय खरीदने वाले किसानों को 25,000 रुपए का अनुदान दे रही है। हरियाणा में पिछले कुछ दिनों से बुजुर्गों को पेंशन को लेकर भारी परेशानी हो रही है। सूबे के मुखिया मनोहर लाल के पास जैसे ही मामला पहुंचा, उन्होंने तुरंत एक्शन लेते हुए अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए। बुजुर्गों की बंद हुई बुढ़ापा पेंशन को जल्द से जल्द बहाल करने के आदेश दिए हैं। देखिए रिपोर्ट। हरियाणा सरकार का प्रयास है कि हर योजना का लाभ प्रदेश के जन जन तक पहुंचाया जा सके और प्रदेश के लोगों को सरकार की किसी योजना या कार्य में किसी तरह की कोई परेशानी न झेलनी पड़े। इसके लिए मनोहर सरकार लगातार नियमों में बदलाव करते हुए और योजनाओं को और अधिक सुलभ बना रही है। जहां भी कोई खामी सरकार को दिखती है, सरकार तुरंत एक्शन लेते हुए उस खामी को दूर करने का प्रयास करती है। ऐसा ही कुछ दिखाई दिया बुढ़ापा पेंशन मामले में। आपको बता दें, पिछले कुछ समय से हरियाणा में फैमिली आईडी में त्रुटियों की वजह से बुढ़ापा पेंशन को लेकर बुजुर्ग परेशान दिखाई दे रहे थे। प्रदेश में कुछ बुजुर्गों को पेंशन नहीं मिल पा रही थी। ऐसे में सीएम मनोहर लाल के संज्ञान में ये मामला आया तो मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने तुरंत एक्शन लिया। फैमिली आईडी की वजह से बंद हुई बुढ़ापा, विधवा और दिव्यांग पेंशन को दोबारा से चालू करने के तुरंत ही दिशा निर्देश दिए गए। इसके साथ ही स्पेशल डेस्क बनाकर भी समस्याओं का जल्द से जल्द समाधान करने के आदेश दिए गए। अर्थात पात्र और अपात्र इसका एक वर्गीकरण करने के बाद कुछ लोगों की पेंशन कटी। ये जो शोर मचाया जा रहा है, इतनी कट गई, इतनी कट गई, 2,70,000 पेंशन तो साल भर में जिनकी स्वाभाविक मृत्यु हुई है उनकी पेंशन साथ साथ कटती है। जैसे ही किसी की डेथ होती है और परिवार पहचान पत्र में रजिस्टर हो जाता है तो उसकी पेंशन पहले तो बैंक में जाती रहती थी, कई महीने तक बैंक में जाती थी, डिस्बर्समेंट नहीं होती थी, या डिस्बर्समेंट में भी फर्जी मामला जो होता था कि उसके कार्ड को लेकर के और कोई भी व्यक्ति उसका पिन डाल के और निकाल लेता था, या बैंक खातों से भी वो निकलती रहती थी, वो तुरंत बंद होती है क्योंकि रियल टाइम पर डेथ और बर्थ ये रजिस्टर होता है। तो जैसे ही डेथ रजिस्ट्रेशन होती है उसी समय उसकी पेंशन बंद होती है। तो ऐसे लगभग पिछले साल भर में 2,70,000 केसेस जिनकी डेथ के कारण से बंद हुई होनी चाहिए थी, तो उसको भी लोग कहते हैं इतनी पेंशन कट गई। वो कट नहीं है, बंद हुई है। और जो पेंशन कटी उसके अंदर क्योंकि सर्वे कई सोर्सेज से कराया गया है, कुछ ना कुछ उसमें गलतियां भी हुई हैं। उन गलतियों को हमने, जो भी शिकायत हमको मिलती है उसको वेरीफाई करने के लिए, अप्लाई करने के लिए ऑनलाइन पोर्टल बनाया है, ताकि कहीं भी किसी की गलत पेंशन कटी है वो उसको ऑनलाइन यानी सबमिट करें। फिर हमारे एडीसी लेवल पर और क्रिड का जो हमारा डिपार्टमेंट उसको तुरंत वेरीफाई करते हैं और उसको पुनः पेंशन चालू करा देते हैं। और जिनकी पेंशन गलती से कटती है, बीच में कुछ महीने नहीं मिलती, उसका एरियर वो भी देते हैं। वहीं रोहतक में समाज कल्याण विभाग के अधिकारी और कर्मचारी बुजुर्गों के दस्तावेज लेकर तुरंत फैमिली आईडी की त्रुटियों को ठीक करने में लग गए हैं।
जहां पर बुजुर्ग अपने परिवार पहचान पत्र में हुई गलतियों को ठीक कराने के लिए पहुंच रहे हैं। समाज कल्याण विभाग के अधिकारी राजेश मलिक का कहना है कि पूरे जिले में लगभग 600 के करीब ऐसे लोग हैं जिनके परिवार पहचान पत्र में गलती होने की वजह से पेंशन रुक गई थी। जो भी बुजुर्ग या पेंशन लाभार्थी उनके पास फैमिली आईडी को ठीक कराने के लिए आ रहा है, तुरंत दुरुस्त करके उसकी पेंशन शुरू की जा रही है। यही नहीं, उनकी जो भी बकाया पेंशन है वो भी उनके खाते में तुरंत डाली जा रही है। ये कुछ पेंशनें परिवार आईडी में थोड़ी बहुत त्रुटियों के कारण अस्थायी तौर पर सरकार द्वारा बंद कर दी गई थी और अब उनमें प्राय देखने में आया है कि उनकी लगभग रिक्वेस्ट डली हुई है। थोड़ी बहुत कोई प्रोसेस में कमी थी तो उसके लिए दोबारा जो है ना इनको मैसेज किया है। अगर भाई कोई छोटा बहुत इनसे डॉक्यूमेंट लेना था, किसी का डेथ सर्टिफिकेट लेना था या किसी का और है, वो क्लैरिफिकेशन के लिए इनको जो है ना यहाँ बुलाया गया है। तो कल जिस तरह से मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर यहाँ पे पहुँचे थे तो उन्होंने दिशा निर्देश दिए थे, उस वजह से ये स्पेशल डेस्क लगाई गई है। देखो, ये गवर्नमेंट का प्रोसीजर तो चलता ही रहता है और मुख्यमंत्री साहब ने कहा था तो उसके लिए तो लगना ही लगना था। और वैसे भी ये हमेशा जो है ना 102 नंबर में परिवार आईडी का काम चलता ही रहता है। तो अभी क्या आप लोग तुरंत पेंशन चालू कर रहे हैं? हाँ, इनकी फैमिली आईडी को किसी का एक रिक्वायरमेंट में जैसे भाई डेथ सर्टिफिकेट वगैरह या कुछ नहीं मिल रहा, वो तो एक अलग बात है। जो अपने डॉक्यूमेंट पूर्ण कर देता है उसको तुरंत चालू करें। तो ऐसे कितने लोग हैं सर रोहतक में अगर बात करें तो जिन लोगों की ये पेंशन फैमिली आईडी की वजह से रुक गई थी? ये लगभग 600-700 केस ऐसे हैं जिसमें थोड़ी बहुत फैमिली त्रुटि के कारण जो है ना अस्थायी तौर पर रोकी गई हैं। इनको जैसे ही ठीक करके इनका एरियर समेत जो है ना साथ के साथ डाल रहे हैं। तो अपील क्या है उन लोगों से जिनकी उन लोगों से मेरी अपील है कि वो अपना जिसकी पेंशन नहीं मिल रही है वो अपना परिवार आईडी बैंक खाते की कॉपी, आधार कार्ड को लेकर जिला समाज कल्याण अधिकारी कार्यालय मिनी सेक्रेटरीट कमरा नंबर 20 रोहतक में आए। हम उनकी तुरंत जो है ना जो फैमिली आईडी है उसको दुरुस्त करा रहे हैं और उनकी पेंशन जारी कर रहे हैं। फिलहाल प्रदेश में मुख्यमंत्री मनोहर लाल के आदेश के बाद परिवार पहचान पत्र में हुई त्रुटियों को ठीक करने के लिए स्पेशल डेस्क बना दिया गया है। अब बुजुर्ग हेल्प डेस्क पर पहुंचकर अपने दस्तावेजों को दुरुस्त करवा रहे हैं और पेंशन चालू करवा पा रहे हैं। अब हरियाणा में मनोहर सरकार किसी बुजुर्ग को पेंशन के लिए भटकने नहीं देगी और देश में सबसे ज्यादा पेंशन देने का भी काम करेगी। अंबाला में आरटीए दफ्तर शिफ्ट होने पर ट्रांसपोर्टर लगातार विरोध कर रहे हैं, जिसके बाद गृहमंत्री अनिल विज ने आरटीए दफ्तर को शिफ्ट होने से रुकवा दिया और दफ्तर की यथावत स्थिति रहने के आदेश दिए। इसके बाद ट्रांसपोर्टर्स में खुशी की लहर साफ देखी जा रही है। ट्रांसपोर्टर्स ने मुख्यमंत्री मनोहर लाल, मनोहर सरकार और गृह मंत्री अनिल विज का धन्यवाद किया है। देखिए रिपोर्ट। सालों से अंबाला में कार्यरत रीजनल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी के दफ्तर को अंबाला शहर में शिफ्ट करने के सरकारी आदेश पारित हो गए थे, जिसके बाद अंबाला के सैकड़ों ट्रांसपोर्टरों को अंबाला शहर जाने में आर्थिक नुकसान का सामना करना पड़ सकता था। इसके साथ साथ उन्हें समय की बर्बादी अलग से होनी थी। इस समस्या के समाधान को लेकर ट्रांसपोर्टरों का एक प्रतिनिधिमंडल गृह मंत्री अनिल विज से मिला और उन्होंने अपनी समस्या के बारे में उन्हें अवगत करवाते हुए आरटीओ दफ्तर को अंबाला शहर शिफ्ट किए जाने की गुहार लगाई थी, जिस पर गृह मंत्री अनिल विज ने ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर को फोन करके इस दफ्तर को अंबाला में यथावत स्थिति में रखने को कहा। ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के सदस्य रवि चौधरी ने इस बात को लेकर गृह मंत्री अनिल विज का धन्यवाद करते हुए कहा कि अगर आरटीओ दफ्तर अंबाला शहर से शिफ्ट हो जाता तो उन्हें आर्थिक नुकसान के साथ साथ समय की बर्बादी भी झेलनी पड़ती। इस बारे में उन्होंने गृह मंत्री अनिल विज से गुहार लगाई थी, जिनके आदेश के बाद आरटीए दफ्तर को सरकार ने अंबाला कैंट में रखने का दोबारा आदेश पारित कर दिया है। वहीं अंबाला के सैकड़ों ट्रांसपोर्टर्स ने जहां गृह मंत्री अनिल विज का धन्यवाद किया तो वहीं ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर और सरकार का भी धन्यवाद किया। एसोसिएशन का ये जैन साहब हैं, अभी प्रधान है हमारी अंबाला के ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के। ये फायदा तो हम ट्रांसपोर्टरों का इनडायरेक्टली सभी आदमी का, हर बंदे को एसडी ऑफिस में काम पड़ता है, आरटीओ ऑफिस में कोई लाइसेंस के लिए जा रहा है, किसी काम के लिए जा रहा है, तो बेसिकली बेनिफिट सभी का है।
एक पर्टिकुलर किसी हमारे सिर्फ ट्रांसपोर्टर्स का नहीं है, हर आदमी का बेनिफिट है। हर किसी को आरटीओ ऑफिस में काम पड़ता है, लाइसेंस के लिए, किसी को छोटे बड़े काम के लिए। तो एक तरह से पूरे अंबाला के लिए ये काम हुआ है, सिर्फ ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के काम नहीं है। तो हमारा तो हर रोज का काम है, हमें तो बेनिफिट है ही है, हर आदमी का बेनिफिट है। तो हम तहे दिल से एहसानमंद हैं अभी साहब के, जिन्होंने ये काम किया। इस मौके पर हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने कहा कि सालों से ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी का ये दफ्तर अंबाला में ही है और जिले में हजारों ट्रांसपोर्टर यहां परमिट, आरसी और अन्य कागजात बनवाने का लाभ उठाते चले आ रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले अंबाला में ट्रांसपोर्टर्स उनसे मिले और अंबाला शहर में शिफ्ट किए जाने की सूचना देते हुए गुहार लगाई थी। इस दफ्तर को अंबाला कैंट में ही रहने दिया जाए। वो मिले थे और उन्होंने बताया था कि ये ट्रांसपोर्ट दफ्तर अंबाला शहर शिफ्ट करने के आदेश होते हैं। तो मैंने उसी वक्त ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर मूलचंद शर्मा जी से बात की और उनको कहा कि मेरे शहर के लोगों को दिक्कत होगी, आपके दफ्तर को यहीं रहना। उन्होंने मेरी बात मान ली और दफ्तर यहीं रह गया। मेरी सदा कोशिश रही है कि मेरे शहर के लोगों को दिक्कत नहीं। पहले एसडीएम ऑफिस के कामों के लिए भी सबको सिटी जाना पड़ता। मैंने अंबाला छावनी को सब डिवीजन, लेबर ऑफिस हमारा बड़ा सिटी था, उसको भी हम अंबाला कैंट में ले आए। और भी अंबाला के सारे दफ्तर अलग अलग जगह पर बिखरे हुए थे, तो वो भी हमने सिविल सेक्रेटरीट बनवा कर सारों को एक जगह इकट्ठा कर दिया ताकि लोगों को इधर उधर ना जाना। फिलहाल इस मामले को लेकर सरकारी आदेश भी आ गया है, जिस कारण अब आरटीए दफ्तर अंबाला छावनी में ही रहेगा। और हरियाणा डायरी में आज इतना ही। आप देखते रहिए हरियाणा न्यूज। नमस्कार।